हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देखिएगा अगला टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड बुक, क्लास 12th, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वी आर कंटिन्यूसली स्टडिंग। पहले हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम, फिर पढ़ा हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस टाइम। अब ये देख रहे हैं फॉरेन ट्रेड क्या है। वैसे तीन चार ये चीज़ें इंटरलिंक हैं, आंसर में भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया है। इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नंबर वन। दिस इज नंबर वन, यहाँ पे नंबर वन लिखिएगा। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट इज रॉ मटेरियल। प्राइमरी प्रोडक्ट इज रॉ मटेरियल। तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। तो ओइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि जब से उसके इंडियन जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में भी हमने पढ़ा था, तो इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बनाया द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल में क्या, रॉ सिल्क भी जाता था यहाँ से, जूट भी जाता था, कॉटन भी जाता था, वूल, कोर्स कॉटन जाता था, वूल जाती थी, इंडिगो जाती थी। और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब ये है कि फिर वो सामान ये वहाँ जाता था और सामान बन के वापस आता था। इसका मतलब ये है कि फिनिश गुड्स बन के वापस आता था, फिर हमसे ही उसका हम ही को इंडियन मार्केट में बेचा जाए। सिल्क, रॉ सिल्क गया, सिल्क के कपड़े आए, वूल गया, वुलन क्लोथ्स आए, कैपिटल गुड्स भी यहाँ आई, सब वहीं से आए। तो टोटलिटी में कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड में हमारा जो विदेशी व्यापार था उसमें हम पहला पॉइंट हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फिनिश गुड्स के क्या थे, हम इंपोर्टर थे। यानी कि हम किसी को रॉ मटेरियल पैदा करके सस्ते दामों में देते थे और फिनिश गुड्स हमें बेचता था, यानी प्रॉफिट वो कमाते थे। उसके बाद दूसरा है फॉरेन ट्रेड में मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया का विदेशी व्यापार से बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो विदेश में मतलब केवल ब्रिटेन नहीं होता, लेकिन हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ब्रिटेन की क्या थी, मोनोपोली थी, ज़बरदस्ती चलती थी, उसके एकाधिकार था उसका। तो मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन इंडियन ट्रेड ऑलवेज बीन फेल्ट। ऑलमोस्ट 50% ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रिटेन। मोनोपोली जो है यहाँ हमेशा महसूस की गई। 50% ट्रेड जो है वो ब्रिटेन से होता था, ब्रिटेन की ओर होता था या ब्रिटेन से आता था। आधा, दुनिया का आधा व्यापार एक ही देश से होगा, तो मोनोपोली चलेगी उसकी, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। इस सेकंड में सेकंड पार्ट है, सब पार्ट जिसे बोलते हैं, वाइल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की मिल्स को सप्लाई किया जाता था, और वहाँ से इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इससे बढ़िया क्या है कि तुम यहाँ से तुमको मार्केट मिल जाए, रॉ मटेरियल भी मिल जाए वहीं से, और बेचने को भी हमारे वहीं आ जाए। यानी कि हमसे ले गए, घर में पकाया, फिर हम ही को बेच दिया। तो इसलिए बोला रॉ मटेरियल ने, तो हमारे रॉ मटेरियल ने क्या किया, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को इनपुट दिया, और जब वहाँ उन्होंने मशीनों से उसको तैयार किया तो हम ही बेच दिया। तो हमारे इंपोर्ट ने, उस इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड से हमें उनको ब्रिटिश इंडस्ट्री को ह्यूज मार्केट मिला। तो फ्लरिश कौन होगी, ब्रिटिश इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। जितना भी सरप्लस ट्रेड होता था, सरप्लस होता बेनिफिट, बिजनेस में जितना बेनिफिट हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेनिफिट तो होता था। और मज़े की बात ये थी कि हम एक्सपोर्ट बहुत करते थे, और जो देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, इंपोर्ट कम करेगा, तो वो फ़ायदे में रहेगा। भाई हम चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे और ख़रीदेंगे कम, तो प्रॉफिट तो होगा। और लेकिन इंडिया के साथ वो बात नहीं थी। दो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एक्सपोर्ट वॉज मोर देन इम्पोर्ट, विच मीन्स प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट होता है, बट सरप्लस वॉज ओइंग मेनली टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल। तो सरप्लस किस चीज़ में मिलता था हमें, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट, इसी में वो लगाते थे सारे पैसा, इंडस्ट्रियल गुड्स में नहीं लगाते थे। विद इज
विच इज़ द साइन ऑफ बैकवर्डनेस, यानी जो रॉ मटेरियल में ज़्यादा पैसा लगे, इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ नहीं है। ये कल भी हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होती हैं, मशीन मेड चीज़ें इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं। तो बैकवर्डनेस, रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हमारे को कुछ आता नहीं है, इसका मतलब अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स उनको बेचते तो हमें फ़ायदा होता, लेकिन ऐसा उन्होंने करने नहीं दिया, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड ही रही। इसमें दूसरा, ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितना भी प्रॉफिट होता था, जैसे हम कह रहे हैं, ये हमारे देश में यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड, बजाय कहाँ यूज़ किया गया, इट वॉज यूज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटेन। ये 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ा आपने। बल्कि वो जो फ़ायदा सरप्लस होता था इंडियन गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो क्योंकि ब्रिटेन लड़ाई में बिजी था, तो वॉर एक्सपेंसेस को मीट करता था ये जितना खर्चा। और दूसरा, ये खर्चा कहाँ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया पेंशन देने में, इंडिया में जितने ऑफिसर उनके थे उनको सैलरी देने में, इसमें वो खर्च करते थे। और इसी का तीसरा पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस जो वहाँ करते थे वो, और बल्कि ब्रिटेन में भी ये पैसा वो भेजते थे, इससे क्या हुआ, ह्यूज ड्रेन मतलब नाली होता है, बट बहना, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब वेल्थ पैसा होता है, पैसा यहाँ से बहने लगा किधर की ओर, इंडिया से ब्रिटेन की ओर गया। दिस एडेड मोर मिजरी टू द इंडियन इकोनॉमी। इससे जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा और ज़्यादा मुसीबतें इसने ऐड ही करी और कुछ नया नहीं किया। ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आप 2-3 बार देखिए और उसको अपनी नोटबुक में नोट करिए।